अब एक बार देखिएगा, जैसे हड़प्पा के बारे में अगर याद होगा तो आपको क्या क्या पता है? योगी, बैलगाड़ी, स्त्री, अनाज, बर्तन, बर्तन से भरा अनाज, कब्रिस्तान और टीला। अब उसके अंदर का सब कुछ याद होगा। गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। कब्रिस्तान दो प्रकार का, R37 और H, R और S37, R37 और H प्रकार का। टीले का भी नाम क्या था? AB और F, ऐसा कुछ नाम था। फिर अगर मोहनजोदड़ो के बारे में पता चले तो कौन सी नदी? सिंधु नदी। उत्खननकर्ता कौन थे? राखालदास बनर्जी थे। कौन थे? राखालदास बनर्जी। अब देखिएगा, इसके बारे में दो हमने विशाल चीजें पढ़ी थी। तो विशाल चीजों में क्या क्या था? अन्नागार और स्नानागार। अन्नागार और स्नानागार। सबसे बड़ा भवन पूरे सिंधु सभ्यता में अन्नागार। पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा भवन अन्नागार, वो मोहनजोदड़ो वाला है। फिर हमने पढ़ा था मोहर। दो प्रकार के मोहर पढ़े तो हमने, कई प्रकार के, लेकिन दो प्रकार के मोहर के बारे में जानना है। तो एक में क्या बना हुआ था? कुबड़ वाला बैल। और दूसरे में क्या था? स्वास्तिक। फिर हमने देखा था मनोरंजन के लिए क्या करते थे? शतरंज, नृत्य, ये हमने देखा था। पशु लड़ाना भी एक हो सकता है, हाँ, नृत्य। फिर स्वच्छता के लिए भी हमने देखा था, हर घर के आसपास क्या मिला था? स्नानागार मिला, कुएं मिले थे। फिर इसके बाद अगर सर्च करते हैं लास्ट में, तो विशेष चीजों में हमने देखा था, एक तो तीन मुख वाला एक व्यक्ति की फोटो जिसने सिंह वाला मुकुट, तो उसको क्या बोला गया है? पशुपतिनाथ। फिर आपने देखा था सूती कपड़े के साक्ष्य, मतलब किसकी खेती होती थी भारत में? कपास की खेती। और तीसरा जो है आपने देखा था, एक पुरोहित की मूर्ति मिली थी। ये सब आपने कहां से देखा? मोहनजोदड़ो से। फिर उसके बाद आप गए थे कहां? चहुदड़ो के बारे में, या चंदहुदड़ो। ये भी कौन सा नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। क्या मिला था यहां से? मनके बनाने के कारखाने। तो मनके आपको समझ में आया था, कैसा था मनके? फिर उसके बाद क्या? एक दुर्ग रहित क्षेत्र था ये, मतलब कोई भी प्रकार का क्या नहीं बना था? किला नहीं बना था। मेकअप के पूरे सामान मिले थे, वक्राकार ईंटें मिली थी, ये बताए थे। और बिल्ली का पीछा करते हुए पैरों के निशान यहीं से मिले थे। फिर उसके बाद जाते हैं क्या? अल्लाह दीनों। अब अल्लाह दीनों के बारे में आपने क्या पढ़ा था? हाँ, झूकर झाकर संस्कृति, झूकर झाकर, जो सिंधु सभ्यता से भी पहले के हैं। फिर अल्लाह दीनों के बारे में क्या पता है? तीन चीजें हमने पढ़ी थी। सबसे छोटा क्षेत्र, पत्थरों का खजाना मिला था, ढेर मिला था। और घर बनाने से पहले क्या नींव निर्माण का पहले यहां पर प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद क्या है? आपने चार स्थल ऐसे पढ़े थे, मांडा, दामाबाद, आलमगीरपुर और सुतकांगीडोर। यहां तो कोई विशेष नहीं मिला था। यहां मिला था क्या? तांबे का रथ मिला था। फिर यहां से देखते हैं कि सबसे पूर्वी हिस्सा है और गंगा घाटी के क्षेत्र में एकमात्र सिंधु सभ्यता का स्थल। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो बताओ क्या था? क्या मिला था यहां पर? रोटी बेलने की चौकी मिली थी। ये क्या है? बंदरगाह था। दाशक नदी है यहां पर, दाशक नदी, लेकिन दाशक याद करो, याद रहेगा। फिर इसके बाद हमको और क्या मिला था? तीन चीजें मिले थे। राख से भरा बर्तन, जैसे ये पता चल रहा है यहां पर दाह संस्कार चलता था। और मिट्टी की चूड़ियां मिली और कुछ बर्तन मिले हैं तांबे के। तो ये हमने पढ़ा पूरा। फिर उसके बाद आप कहां गए? रंगपुर, लोथल। तो रंगपुर की अगर बात करते हैं, रंगपुर और लोथल दोनों में कॉमन चीजें क्या थी? दोनों गुजरात में थे, और दोनों धान, और दोनों में उत्खनन करता कौन? एस रंगनाथ राव। ये हमने देखा। अब फिर यहां पर पता चलता है ये तो बहुत बड़ा बंदरगाह था, कृत्रिम बंदरगाह यहां पर बनाया गया था, गोदीबाड़ा। ये हमने पढ़ा। कहां से ये व्यापार करते थे? फारस से। और इसके लिए हमको यहां से क्या मिला था? मुहर मिला था। और इस मुहर पर क्या दर्शाया गया था? दो मुंह वाले राक्षस को दर्शाया गया था। यहाँ के लोग माप तौल के विधि से क्या थे? परिचित थे। क्या क्या मिला था यहाँ पर माप तौल के रूप में? कंपास तो रास्ता देखने के लिए था, लेकिन और क्या था? तराजू मिला था, हाथी दांत के पैमाने मिले थे। फिर अगर मान लो, अगर मृतक संस्कार वाला अगर देखा जाए, तो एक तो क्या मिला हमको? युगल समाधि मिली थी, और मम्मी के साक्ष्य मिले थे। एक तो युगल समाधि मिली और एक मम्मी के साक्ष्य मिले थे।
इसके अलावा कई प्रकार के बर्तन मिले हैं, और बर्तनों में क्या है, चित्रकारी है, घड़ियाल की, मछली की, लोमड़ी और कौवे की। तो ये वाला पूछा जाता है ना, लोमड़ी और कौवे वाला पूछा जाता है, ध्यान रखना। और एक आध छूट रहा है क्या? हो गया था इतना। फिर उसके बाद आप गए थे कहाँ? सुरकोतड़ा। ज्यादा कुछ नहीं था सुरकोतड़ा में। क्या पता चलता है कि भाई ये भी एक बंदरगाह था, ये भी क्या था, बंदरगाह। और बंदरगाह के अलावा यहां से क्या मिले, घोड़े की अस्थियां, जो और भी पुरानी सभ्यता के, मतलब और पुराना माना गया था, सिंधु सभ्यता से भी पहले का है करके। और एक क्या पता चला था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिले थे। तो ये सब कहां मिले आपको? सुरकोतड़ा से। और धौलावीरा की ओर बढ़ते हैं, तो धौलावीरा में क्या पता चला था? हाँ, एक तो पूर्व नियोजित प्री प्लांट सिटी है, ये पूर्व नियोजित नगर है। हाँ, सिंधु सभ्यता का सेकंड बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन सा? राखीगढ़ी। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। कितने भागों में विभाजित था ये? 3 भागों में। बीच में क्या था? खेल का मैदान। पढ़े थे ना ऐसा? बीच में क्या है? खेल का मैदान है। फिर उसके बाद देखते हैं कि कितने जलाशय बनाए गए थे यहाँ? 16 जलाशय। मतलब ये है ना पूर्व नियोजित, तो पहले पानी की व्यवस्था की। फिर उसके बाद बाहर क्या लगाया था? 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड था। 10 अक्षरों वाला क्या बना था? साइन बोर्ड। ये बता दिए थे पूरा। फिर इसके बाद जो था 4 जगह आपने और पढ़े थे। कौन सा? रोपड़। रोपड़ पंजाब। कौन सा नदी? सतलज नदी। क्या पता चला था यहां से? आजादी के बाद पहला स्थल जहां पर उत्खनन कार्य। एक कब्र मिला था अलग प्रकार का, जो हमने नवपाषाण काल में पढ़ा था, बुरजोम से। 2 लोग को दफनाया गया था साथ में, है ना, जानवर को दफनाया गया था, है ना, मनुष्य और कुत्ते को साथ में दफनाया गया था यहाँ पर। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। फिर इसके बाद आप गए थे कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। कहां पर है? राजस्थान, घग्गर नदी। लेकिन घग्गर नदी जो है कहाँ मिलती है, ये माना जाता था सरस्वती में। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, सरस्वती सभ्यता। अब हम बात करते हैं क्या क्या मिला था। तो भाई द्विफसली कृषि, द्विफसली कृषि के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत मिले, जुते खेत, और भूकंप के साक्ष्य मिले, जो बताता है कि शायद इसका जो पतन है ऐसे ही हुआ होगा। और मुहर मिले थे, कई प्रकार की मुहर मिली, लेकिन एक बेलनाकार मुहर थी, बेलनाकार मुहर, और एक पट्टी बनी हुई थी, एक तरफ पट्टिका के रूप में थी। तो उसमें क्या था? एक तरफ मनुष्य और बकरी को दफनाया, मतलब बताया गया है, और दूसरे तरफ कौन है? सिंह वाला व्यक्ति। हाँ, बलिदान या बलि प्रथा। और दोनों जगह, 2 जगह से अग्नि वेदिका मिली थी। एक तो यहां से भी अग्नि वेदिका मिली थी, और कहां से मिला था? लोथल से भी। दोनों जगह से हमको अग्नि वेदिका मिली थी। बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं था। राखीगढ़ी याद रखना है कि सबसे बड़ा स्थल है सिंधु सभ्यता का। और बनावली से क्या मिला था? हाँ, तांबे के खिलौने मिले थे, और मिट्टी का हल मिला था। देखे थे ना फोटो मिट्टी के हल का, मिट्टी का हल। और अच्छी किस्म के क्या मिले थे? अनाज मिले थे, अनाज के साक्ष्य मिले थे। इतना हमने कल पूरे 1.5-2 घंटे के क्लास में पढ़ा था। आज देखते हैं सिंधु घाटी में जो सेकंड शेड्यूल है उसमें क्या पढ़ना है। प्रमुख, अन्य प्रमुख नगर कौन कौन से हैं जो एग्जाम में अब पूछे जाने की संभावना हो जाती है। तो जो प्रमुख प्रमुख पॉइंट है वो, दूसरा है नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग कैसा था इनका। तीसरा देखेंगे क्या सिंधु सभ्यता के निर्माता एक्चुअल में कौन थे। तो कई सारी थ्योरी है, तो क्या क्या थ्योरी निकलती है, क्या माना जाता है वो देखेंगे। फिर लेखन कला के बारे में, मृण मूर्ति, मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति के बारे में, मुहर के बारे में, मापतौल के बारे में, और धातु कला के बारे में छोटा छोटा बस डिस्कशन देखेंगे। फिर देखेंगे क्या आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, एक छूटा हुआ है ना, सामाजिक स्थिति छूटा है, सामाजिक स्थिति शायद यहाँ, सामाजिक स्थिति। तो इन सबको कवर करेंगे। और लास्ट वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका? पतन, सिंधु सभ्यता का पतन। आगे तो नहीं है, नहीं। तो राष्ट्र में देखेंगे क्या? धार्मिक स्थिति के बाद राजनीतिक, और राजनीतिक के बाद देखेंगे हम लोग सामाजिक स्थिति, और उसके बाद देखेंगे पतन। ठीक है, आगे पीछे कुछ हो जाएगा, हेडिंग बस लिखेगा। मतलब इतना सारा कुछ पढ़ना है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा है, कोशिश करेंगे अभी हो जाए। चलो, तो हरियाणा के 2 जगह, भिरडाना और कुणाल, ये दोनों जगह की ओर चलते हैं। इस जगह के बारे में पता चला दिसंबर 2014 में।
ये भी मतलब नवीन जगह है, सिंधु सभ्यता के नवीन जगहों में से एक। और ये जो साक्ष्य मिले हैं ना, यहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं, जब इसका कार्बन डेटिंग किया जाता है तो पता चलता है ये तो 750 ईसा पूर्व पुराने हैं। तो अब सबसे ज्यादा प्राचीन जगह अगर सिंधु सभ्यता का कोई है तो यही है भिडाना। तो सबसे प्राचीन स्थल सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना शहर नगर किसका, सिंधु सभ्यता का। मतलब जो साक्ष्य मिले हैं उसका कार्बन डेटिंग जब किया गया तो पता चला 7,500 साल क्या है, पुराना है। जबकि हमने क्या देखा था, जो टाइम पीरियड हम निकाले हैं एवरेज, वो 3000 से 1500 के बीच ही का होना चाहिए, लेकिन ये कितना मिला, और भी ज्यादा पुराना। जब एक समय पे मनुष्य जो है वो मध्य पाषाण काल में था, पशुपालन कर रहा था, तब यहाँ पर एक सभ्यता स्टार्ट हो चुकी थी। तो सबसे पुराना जगह कौन सा माना गया है, याद रखना, भेडाना। कहां पर है ये, हरियाणा में है। दूसरा याद रखिए कुणाल, ये भी कहां है, हरियाणा में है। और ये दोनों के दोनों याद रखिएगा सरस्वती नदी के किनारे हुआ करते थे, माना गया है। कौन सी नदी, दोनों के दोनों स्थल जो है हरियाणा, और कौन सी नदी, सरस्वती नदी के किनारे थे, ये माना जाता है। अब इसमें क्या याद रखते हैं कि यहां पर 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। तो पूरे भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन अगर कोई मुकुट कहीं पर मिला है, कहीं पर किसी भी प्रकार का, वो कहां से मिला है, कुणाल नामक जगह से मिला। और ये माना गया सिंधु सभ्यता में लोग ऐसे मुकुट बनाते थे। हो गया। तो 2 जगह, एक है कौन सा, भेडाना हरियाणा का सबसे प्राचीन जगह माना गया, दूसरा कुणाल जहां से क्या मिलता है, चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं, 2। फिर उसके बाद देखते हैं अफगानिस्तान। अभी तक हमने अफगानिस्तान के किसी भी स्थान का नाम नहीं पढ़ा है, लेकिन अफगानिस्तान से केवल 2 जगह प्राप्त हुए हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में पूछे कि कौन कौन सा स्थल है। तो एक स्थल याद रखिएगा मुंडीगाक, मुंडीगाक। और दूसरा जगह याद रखिएगा सुर्तघई, सुर्तघई। कई जगह सुर्त गोई भी लिखा जाता है, ये घई है ना, सुर्तघई। तो ये 2 जगह जो है कहां से मिलता है, अफगानिस्तान से, जो किससे माने गए हैं, किससे संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो हमने पढ़ा था ना विस्तार कहां कहां है सिंधु घाटी सभ्यता का, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान पूरा, और ये भारत। तो 3 जगह है विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का। तो अफगानिस्तान के 2 जगह, मुंडीगाक और सुर्तकोई। फिर बंदरगाह, 4 बंदरगाह तो हम पढ़ चुके थे। कौन कौन सा 4 बंदरगाह याद होगा, याद करो। एक यहां पढ़े, एक यहां पढ़े, एक इधर पढ़े थे, और एक कॉर्नर में पढ़े थे। क्या क्या था, लोथल सबसे बड़ा तो यही है, लोथल। दूसरा सुरकोतड़ा, सुत कांगीडोर, धौलावीरा, धौलावीरा। इन सब के बारे में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहां कहां है करके सब आपको ध्यान में है। एक लिखेगा प्रभास पाटन, पाटन ये गुजरात वाला, याद होगा इस शहर के बारे में बताया था। 2 जगह से मिलकर एक जगह नाम बना है, प्रभास और पाटन, दोनों को प्रभास पाटन जिला बोला जाता है। और एक है डाबरकोट, डाबरकोट तो ये है पाकिस्तान वाले रीजन में, प्रभास पाटन गुजरात में और डाबरकोट कहां, पाकिस्तान में। तो यहां से क्या मिलता है हमको, साक्ष्य मिले हैं किसके, बंदरगाह के। तो सबसे अच्छा बंदरगाह या किसके बारे में बार बार पूछा जाता है, लोथल के बारे में पूछा जाता है। कहां गोदीबाड़ा मिला है करके, जहां गोदीबाड़ा मतलब जहां पर लोगों ने बनाए हैं अपने से। फिर जुड़वा राजधानी, तो 2 स्थानों को पूरे सभ्यता की जुड़वा राजधानी बोला जाता है। पहले कौन सा, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को। जोड़ो किसने कहा था, स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट ने इसको क्या बोला है, दोनों जो है इस सभ्यता की क्या है, जुड़वा राजधानी। हो गया। तो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको बोला जाता है, तो हड़प्पा और मोहन। आपको क्या पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की कितनी राजधानी है, तो आपको याद रखना है 2। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है, जुड़वा राजधानी कहा जाता है। आगे बढ़े। तो प्रमुख बंदरगाह हमने देख लिए, 4 बंदरगाह तो याद रखना है, इसके अलावा प्रभास पाटन और डाबरकोट। एक कौन सा है आपका,
जुड़वा राजधानी तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। स्टुअर्ट पिगट ने इन दोनों को क्या दिया है, जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। आगे स्टुअर्ट पिगट का नाम एक बार और पढ़ेंगे। अब अगला जगह कौन सा है, नगर नियोजन। क्या देखना है, नगर नियोजन। तो सिंधु सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन प्रणाली के लिए जाना जाता है और इसी कारण क्या बोला जाता है, इसे भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। भारत का प्रथम क्या बोला जाता है, नगरीय सभ्यता कहा जाता है। तो यहां पर क्या है, जो विशेषता थी, तो आपने क्या देखा था, प्रत्येक शहर जो थे वो कितने भाग में बटे हुए थे, दो भाग में। एक हिस्सा था कौन सा, पूर्वी हिस्सा, और एक था कौन सा, पश्चिमी हिस्सा। तो जो पूर्वी हिस्सा होता था वो दुर्ग रहित होता था, दुर्ग रहित, बस मोहनजोदड़ो में एक थोड़ा सा मिला था सुरक्षा के लिए, लेकिन दुर्ग रहित निचला क्षेत्र होता था, दुर्ग रहित निचला क्षेत्र। दूसरा अगर देखते हैं तो ये क्या था, दुर्गीकृत फोर्टिफिकेशन, दुर्गीकृत उच्च स्थल, दुर्गीकृत उच्च स्थल। यहां पर कौन रहते थे, तो सामान्य नागरिक, नागरिक क्षेत्र के, जैसे कि श्रमिक, छोटे व्यापारी, ये लोग रहते थे। और यहां पर क्या बोलेंगे, शासक वर्ग, कौन रहते थे, शासक वर्ग रहते थे। तो विशेषता क्या था कि हर जो नगर था वो कितने भागों में विभाजित था, दो भागों में विभाजित था। ऐसा हमने सब जगह देखा है। इसके कुछ अपवाद हमको मिले थे, जैसे कि चाहुदड़ो, कोई भी दुर्ग नहीं था किसी भी इलाके में। और जो धौलावीरा था वो कितने भागों में था, तीन भागों में था। तो उसका अपवाद लिखेंगे ना थोड़ा देर में, या लिख लो अपवाद। जो इसके अपवाद मिले हैं इस नगरीय व्यवस्था के, एक मिला कहां से, धौलावीरा से, क्योंकि ये तीन भागों में विभाजित था। दूसरा चाहुदड़ो, ये दुर्ग रहित क्षेत्र था, दुर्ग रहित क्षेत्र। लोथल व सुरकोतड़ा, लोथल व सुरकोतड़ा, पूर्वी व पश्चिमी, दोनों क्षेत्रों के लिए, दोनों क्षेत्रों के लिए एक दुर्ग का निर्माण किया गया था, बनाया गया था। मतलब क्या है, अगर ये पश्चिमी हिस्सा है और ये पूर्वी हिस्सा है, तो दोनों की सुरक्षा करने के लिए क्या बनाया गया था, एक ही घेरा बनाया गया था। दोनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया गया था, एक ही घेरा बनाया गया था। एक और स्थल कालीबंगा, कालीबंगा वो तो याद रहेगा, दो भाग में बटा हुआ था। पूर्व वाले में कौन रहते थे, निचला, मतलब पानी अगर गिरेगा तो सबसे पहले पानी कहां भरेगा, निचले क्षेत्र में। और जो टाउन होता है, प्लानिंग होता है जो बनाया जाता है, तो उसको देखकर बनाया जाता है ना, वाटर लेवल जो है ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए बल। तो यहां पर कालीबंगा में क्या मिलता है, दोनों क्षेत्रों क्षेत्रों के लिए लिए अलग अलग दुर्ग का निर्माण, अलग अलग दुर्ग का निर्माण। मतलब क्या हो जाएगा कि ये पूर्व और ये क्या है आपका पश्चिम। तो यहां से इसके लिए अलग दुर्ग का निर्माण होगा और इसके लिए अलग से दुर्ग का निर्माण होगा। कहां पर, कालीबंगा की बात कर रहे हैं। कहां की बात कर रहे हैं, कालीबंगा की। नोट करिए। तो अपवाद में कौन कौन है, धौलावीरा, चाहुदड़ो, फिर लोथल सुरकोतड़ा और कालीबंगा।
यहाँ पर ऐसे व्यवस्था मिलता है कि भाई कोई भी जो स्थल है वो दो भाग में नहीं है और उसमें अलग प्रकार का है। तो मेन ये है कि ये दोनों थोड़ा सा मेमोराइज करना है। धौलावीरा, धौलावीरा क्यों? क्योंकि रिसेंट वाले समय में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है 2023 में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चाहुदोड़ो तो है ही इंपॉर्टेंट कि कहीं भी दुर्ग का निर्माण नहीं किया गया है। अब यहां पर देखिएगा मकान, मकान जो है तो याद रखिएगा पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। पक्की ईंटों से बने हैं। कुछ मकान जो है, मकान 2 मंजिला तक प्राप्त हुए। घर का मुख्य द्वार सड़क के दूसरी ओर खुलता है। घर का मुख्य द्वार जो होता है सड़क के दूसरी ओर खुलता है, सड़क के दूसरी ओर। और इसका अपवाद क्या है? अपवाद लोथल। फोटो देखे थे ना जब ये लोग नाव से सामान उतार रहे थे, तो इसमें क्या है, लोथल में सामने ही दरवाजा रब बना हुआ है। इसमें क्या बताया था मैं कि अगर कोई घर बना हुआ है, ये रोड गया है और यहां पर कोई घर बना हुआ है, तो घर के सामने कोई भी दरवाजा नहीं होता था, ऐसा कोई दरवाजा नहीं होता था। साइड में एक रास्ता होता था और पीछे की ओर जाता था, तो पीछे होता था रास्ता। तो सब जगह क्या मिला है? पीछे ऐसे मिला है। लेकिन लोथल में बस क्या मिला है? सामने दरवाजा मिला है। जैसे आजकल होता है, रास्ता है उधर ही क्या रहेगा? दरवाजा रहेगा। तो पक्की ईंटों से बने कुछ मकान 2 मंजिला तक मिले हैं और जो मुख्य दरवाजा होता था वो सड़क के दूसरी ओर खुलता था, पीछे की ओर खुलता था। यही समझ में है। फिर अगर सड़क की बात करें तो कैसा होता था सड़क? 90 डिग्री में एक दूसरे को काटते थे। तो 90 डिग्री जिसको हम समकोण या राइट एंगल बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं ग्रिड सिस्टम, ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। और इनकी जो चौड़ाई होती थी, चौड़ाई वो लगभग जो है 10.5 मीटर तक होती थी। 10.5 मतलब 30 फीट से भी ज्यादा। उतने चौड़ाई के क्या होते थे? रोड होते थे, रास्ते होते थे। 10.5 मीटर तक। समझ में आया? फिर इसके बाद जल निकासी की अगर बात करें तो प्रत्येक घर में क्या होता था? भूमिगत नाली होती थी। नाली। तो ये ड्रेनेज के लिए क्या किया गया था? भूमिगत। जैसे आज होता है ना, किचन में ही सिंक बना हुआ है, वहीं बर्तन धुल जाते हैं, पानी कहाँ जा रहा है पता चलता है क्या? नहीं। कब? 5,000 साल पहले। और अगर मान लो 10 साल 15 साल पहले का सोचो घर, एक जगह खाना जहां बन रहा है तो बर्तन कहाँ धुलेगा? बाहर धुलेगा। ऐसा होता था ना। तो 5,000 साल पहले मतलब हम लोग कहाँ आधुनिकता की ओर बढ़े कि वापस पहुंचे हैं? वापस जा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। और इसके अलावा कि मुख्य नालियों के, मुख्य मतलब ये बड़ी नाली से तो जाएंगे ना ये, तो मुख्य नाली के सफाई हेतु हेतु नरमुखों नरमुखों का निर्माण, नरमुखों का क्या किया गया था? निर्माण। तो नरमुखों का मतलब क्या है? मैन होल। नर का मतलब क्या? मैन, और होल मुख। तो जैसे होता है ना गटर की सफाई के लिए क्या होता है, एक वो बना होता है गोल वाला, वो निकाल कर अंदर जाकर साफ सफाई करने वाला, तो वो बनाए थे वो लोग। और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा नाली है, पूरे इस कमरे के बराबर की हाइट का वो पूरा गटर था उनका। समझ में? क्लियर है इतना?
तो अगर मान लो मकान या नगर नियोजन के बारे में पढ़ते हैं तो फुल इनके पास नॉलेज था। दो भाग में बांटकर बनाया था, शासक वर्ग के लिए अलग और आम जनता के लिए अलग। और पूरे जो सड़कें थी वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और अगर जल निकासी की बात करें तो हर घर में एक भूमिगत नाली होती थी, और नाली की सफाई के लिए क्या बनाए गए थे, नरमुखे बनाए गए थे। कुछ अपवाद है कि दो भाग में बढ़ते थे, लेकिन धौलावीरा तीन भाग में, और चौहुदड़ो कितने था, दुर्ग रहित था, यहाँ दुर्ग का निर्माण ही नहीं था। बाकी इसको बस एक बार रीड करिएगा, इंपॉर्टेंट ये दोनों है। यहां तक समझ में आए? अब देखते हैं क्या सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, इसको लेकर बहुत ज्यादा क्या है, डिबेट चला है, अभी भी होता है कि कौन है एक्चुअल में, किसने स्टार्ट किया सिंधु सभ्यता को करके। तो बहुत सारी थ्योरी और जितने भी सारे कंकाल मिले थे उन सबको क्या किया गया, स्टडी किया गया। और स्टडी में कुछ कुछ चीजें बात सामने आई है, जैसे कि क्या, एक बात यह था कि जितने भी कंकाल मिले थे, कंकाल, इनका जब डीएनए किया गया और पूरे विश्व के डीएनए से मैच किया गया, तो सबसे ज्यादा जो डीएनए मैच हो पा रहे हैं, जैसे डीएनए कभी चेंज नहीं होता, मतलब कहीं ना कहीं पैटर्न 1000 साल पहले हम अपने पूर्वजों से मिलाएंगे तो कोई ना कोई एक पैटर्न मैच कर जाएगा, ये बोला जाता है ना। तो वैसे ही डीएनए का जब मैच किया गया तो पता चला कि भूमध्य सागरीय लोगों से हमारे जो डीएनए है इस सभ्यता में, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो यहाँ रहने वाले लोग के जो डीएनए है, अभी के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के डीएनए से क्या करता है, मैच करता है काफी कुछ। तो सर्वाधिक पॉसिबिलिटी कौन सा है, सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है, मत कौन सा है, तो यही है भूमध्य सागरीय। अब बताओ भूमध्य सागर किसको बोलते हैं, कौन सा वाला एरिया है भूमध्य सागर का, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन बोलते हैं इन लोग को, भूमध्य सागरीय, कुछ तो ध्यान होगा। ये वाला एरिया जो है वो भूमध्य सागर का है, ये वाला एरिया क्या है आपका, भूमध्य सागर। भाई भूमि से घिरा हुआ सागर, भूमि के मध्य में सागर, भूमध्य सागर। अब याद करो यही लोग रहे होंगे जो पशुपालन करके यहां तक पहुंचे होंगे, तो ये मान्यता मिली। फिर उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तो इनकी क्या खासियत है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मतलब ये ऑस्ट्रेलिया से किसी भी, मतलब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो वो हैं आदिवासी हैं उनको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहा जाता है। वो किसी भी तरीके से क्या किए होंगे, कहां पहुंचे होंगे, भारत की ओर पहुंचे होंगे, और यहीं पर वो रहना चालू किए होंगे। तो इनके बारे में क्या बताया जाता है कि इनके नाक चपटे होते हैं, नाक बड़े, मतलब सामने से बड़े और बीच से क्या है, चपटे हैं, बड़े व चपटे थे, और होठ बड़े, होठ जो थे वो बड़े थे। अब ये कैसे पता चल रहा है, तो आपने वो नर्तकी की मूर्ति देखी थी, मूर्ति, तो नर्तकी की मूर्ति जैसे बनी हुई थी वो एग्जैक्ट किसके जैसा लग रहा था, प्रोटोस्लाइड जो आदिवासी होते हैं उनके जैसा लग रहा था। तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि कहीं ना कहीं इनका भी प्रभाव रहा होगा। सबसे, अगर मान लो आपको पूछेगा तो आप बस ये याद रखिएगा भूमध्य सागरीय थे, और कुछ ध्यान में मत रखिएगा, क्या थे, भूमध्य सागरीय थे, ये याद रखें। और इनके अल्पाइन मतलब क्या है, जो ठंडे प्रदेश में है, जैसे आपका ध्रुवीय प्रदेश ये वाला। फिर उसके बाद क्या है, मंगोलाइट, तो ये जो चाइना के ऊपर जस्ट क्या है, मंगोल, मंगोल है ना चाइना के जस्ट ऊपर में, तो वहां से आए। तो इनके क्या मिले हैं, इनके वंशजों के क्या मिले हैं, यहां से कंकाल मिले हैं, वो भी एक एक कंकाल, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा मिला है, सिर्फ एक एक कंकाल मिला है, इस प्रजाति से संबंधित एक एक कंकाल। फिर कुछ जो भारतीय थे उनका कहना है, जैसे राखलदास बनर्जी, वो बोलते हैं कि भाई कोई बाहर से नहीं आया था सिंधु घाटी, जो कि अब सही माना जाता है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए देखा जाए तो अभी क्या लेना है, भूमध्य सागरीय लेना है। जैसे राखलदास बनर्जी क्या बोलते हैं, द्रविड़ थे। राखलदास बनर्जी का कहना था भाई वो और कोई नहीं थे, उन्होंने क्या किया, जो भारत में रहने वाले जो लोग थे वो क्षेत्र के विस्तार में कहा चले गए, उत्तर की ओर चले गए, 1000-2000 साल तक रहे। जब वहां पर रह रहकर वहां पर जलवायु परिवर्तन या कुछ घटनाओं को देखा तो वापस कहां चले गए, दक्षिण की ओर चले गए, ये कहना था। और एक है डॉक्टर लक्ष्मण, देखिएगा, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र, स्वरूप और रामचंद्र, इनका मानना था कि हो ना हो आर्यों ने आए, आर्य यहां पर आए
और इन्होंने क्या किया, सिंधु सभ्यता का प्रारंभ किया। तो ये कुछ कुछ भारतीय वो है, थ्योरी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो आपको एक ही लाइन याद रखना है, कौन सा, भूमध्य सागरीय। तो भूमध्य सागरीय अफ्रीका के ऊपर वाला जो हिस्सा है और यूरोप के बीच में जो सागर है, उससे पूरा लगा हुआ जितने भी कॉन्टिनेंट या देश आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, भूमध्य सागरीय कहलाते हैं। यहां तक समझ में है। तो सिंधु सभ्यता के निर्माता कहां से थे, तो भूमध्य सागरीय थे। आगे देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या लिखा है, लेखन कला, या बोलना चाहिए लिपि। तो क्या सिंधु सभ्यता के लोगों को लिखना आता था, क्या लगता है, आता था नहीं आता था, आता था, लेकिन उनकी लिखावट पर आज तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। तो पहला क्या है, सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता के लोग लेखन कला से परिचित हैं। से परिचित थे। तो इनकी लिपि क्या मानी जाती है, लिपि थी भाव चित्रात्मक। कैसे थी, भाव चित्रात्मक, मतलब चित्र रूप में लिखते थे, डिजाइन बना देते थे, डायग्राम बना देते थे। ऐसा लगता था वो चक्का है, कोई त्रिशूल है, मछली है। जैसे यहां पर देखो क्या दिख रहा है, मछली, ठीक है, इस वाले डायग्राम में भी मछली दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। पशुपति नाग की मुहर भी देखे तो उसमें भी क्या दिख रहा है आपको, मछली दिख रहा है। हाँ। अब याद रखिएगा, लगभग 250 से लेकर 400 अक्षर व चिन्ह मिले हमको, चिन्ह। इनकी लिपि में 250 से लेकर 400 अक्षर व चिन्ह मिले हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर। अब बाएं से दाएं की ओर चलते थे, सॉरी दाएं से बाएं की ओर चलते थे। तो मतलब क्या है, राइट साइड से स्टार्ट करते थे और लेफ्ट तरफ चलते थे, तो ये होता है दायां, और इसको बोलते हैं बायां। दायां और बायां, यहां तक समझ में है, इतना इंपॉर्टेंट है। एक दो चीजें हैं, जैसे देखो सर्वाधिक किसका प्रयोग किया गया है, सर्वाधिक मछली और वह यू की आकृति का। तो यहां पर देखो एक यू की आकृति दिख रही है और मछली का शेप दिख रहा है, यहां भी यू की आकृति दिख रही है, यहां भी यू की आकृति और मछली का शेप दिख रहा है, यहां भी आपको मछली, यहां आपको यू भी दिख रहा है और मछली की आकृति भी दिख रही है। मतलब सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया है, एक तो मछली और यू की आकृति का प्रयोग किया गया है। अब जो और हिस्टोरियन है, इसको जब और स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि इनको जो लिखावट थी, जैसे देखो आज हमें जब लिखना होता है तो ये दोनों लिख रहा हूं ना, ये क्या है, आज के समय हम लिख रहे हैं, आज वर्तमान में, और इधर क्या लिखते थे, सिंधु घाटी के लोग लिखते थे। तो इसको समझिएगा, जैसे आज हमें लिखना होता था हम क्या लिखते हैं, ए बी सी डी, डी ई एफ जी एच आई। समझ में आ रहा है ना, मतलब हम गए, एक लाइन खत्म किया, फिर दूसरे लाइन में आए, फिर तीसरे लाइन में आए, तो ये ऐसे लिखते थे, ए बी सी डी ई एफ जी जी एच आई। तो क्या समझ में आ रहा है, कैसे जा रही है, इस प्रकार जा रहे हैं, है ना, ये जो है इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो इनकी लेखन शैली है, सर्पिला मतलब स्नेक स्टाइल बोलते हैं इसको, सर्पिला कार जो ये शैली है, स्नेक स्टाइल जो रिटर्न शैली है, इसको ना स्पेशली नाम दिया गया है बोस्ट्रोफेदोन, फेदोन। तो आपसे क्या पूछेगा, बेस्टोफेदोन क्या है, तो लेखन की एक शैली है जो किसकी थी, सिंधु सभ्यता के लोगों की थी। बोस्ट्रोफेदोन क्या है, तो लेखन की एक शैली किसकी, सिंधु सभ्यता के लोगों की। है समझ में, तो लेखन की जो सर्पिलाकार शैली थी इनकी, उसको क्या बोला गया है, बोस्ट्रोफेदोन कहा गया है।
हो गया। नेक्स्ट अगला हेडिंग क्या है? मृण मूर्तियां, मतलब मिट्टी की मूर्तियां। तो देखो, मिट्टी की मूर्ति बनाते तो थे, हमको कई सारी मूर्ति मिली है, मोहर मिले हैं, बर्तन मिले हैं, ठीक है, और ये मूर्तियां आपको दिख ही रही है, ये सब आपके एएसआई के उसमें है, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में रखा हुआ ये सारी मूर्तियां। तो यहां से क्या पता चलता है कि ये पशु पक्षी का तो बनाते ही बनाते थे, पशु पक्षी इनका तो बनता ही था, मनुष्यों के भी बने हैं, और मनुष्य में ज्यादा किसके बने हैं याद रखना, पुरुष के कि महिला के, स्त्री प्रतिमा आपको ज्यादा मिलती है। ये वाला डायग्राम तो पढ़े होंगे ना, ये वाला, ये अगर ओपन है मतलब किधर है, स्त्रियों के साइड ज्यादा है, मतलब कौन, मतलब जिधर बड़ा दिख रहा है उनकी मूर्ति ज्यादा बनी है। तो किनकी मूर्ति ज्यादा बनी है? स्त्रियों की मूर्ति। तो जिनकी मूर्ति ज्यादा मिली है तो कहा यह जाता है कि उनका क्या होता रहा होगा, ज्यादा सम्मान होता रहा होगा, इसलिए उनकी ज्यादा क्या प्राप्त होती है, मूर्तियां। तो इसी के कारण सिंधु सभ्यता के समाज को क्या माना गया है, मात्र सत्तात्मक माना गया है। ज्यादा अगर है, ज्यादा अगर दिख रहा है मतलब ज्यादा पूजा जाता रहा होगा, है ना। आजकल कोई भी चीज देख लो, अगर ज्यादा है मतलब ज्यादा लोगों के ध्यान में है वो चीज। तो याद रखेगा, इसी कारण जो सिंधु सभ्यता का जो समाज है, समाज को क्या माना गया है, मातृसत्तात्मक माना गया है। सिंधु समाज जो है वो क्या था, मातृसत्तात्मक। तो पशु पक्षी बैलगाड़ी ये सब आपने देखा था, वो मिला। इसके अलावा क्या है, मनुष्यों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रतिमा ज्यादा बनी है। तो इस आधार पर क्या माना जाता है, महिलाओं का सम्मान होता रहा होगा, क्योंकि एक आपने पढ़ा था पृथ्वी देवी, मातृ देवी, इसकी प्रतिमा मिली थी। उस आधार पर क्या है, ये समाज को क्या माना गया है, मातृ सत्तात्मक माना गया है। अगला मुहर, तो शायद मुहर बताने की जरूरत नहीं है, व्यापार में प्रयोग किया जाता था, व्यापार के लिए। और किससे बने होते थे, सेल खड़ी से बने होते थे, या टेराकोटा। टेराकोटा के बने थे, टेराकोटा से बने थे। तो व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। मुख्य रूप से क्या होता था, छाप लगाने का काम आता था, सील होता था। दूसरा क्या लिखे हो, सेल खड़ी। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में लगभग लगभग जो है 2000 से अधिक क्या मिला है, मोहरों की प्राप्ति हुई। मत लिखना ना, ये 2000 से ज्यादा मोहरों की प्राप्ति हुई। इन मोहरों में क्या पता चलता है, पशु पक्षी व्यक्ति इन सब की प्रतिमा बनी हुई है ना। अंकन किसका किसका है याद रखना, तो अंकन क्या है, पशु का भी है, वृक्ष का भी है, और वृक्ष में स्पेशली याद रखना पीपल के वृक्ष का प्रयोग किया गया है, पीपल। और फिर मनुष्य का भी है, याद रखना है पीपल। तो किसका किसका अंकन है, तो याद रखना किसको किसको, और साथ में कुछ लिपि या अक्षर भी लिखे हुए हैं, स्पेशली याद रखना पीपल। और आप जितना भी आगे अगर इमेज देखते हैं तो सारे के सारे वो पशुओं का चित्र बना हुआ है जिससे आज भी हम क्या है, कभी ना कभी डरते हैं। गाय का कहीं फोटो नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप एग्जाम्पल भी लो, अगर मान लो कोई बैल सामने है और आपको उस रास्ते से जाना है, तो आप एक बार सोचोगे वापस रिटर्न चलता हूं यार, उस रास्ते में नहीं जाओगे आप। लेकिन गाय बैठे तो जबरदस्ती उसको उठा के आप वहां से हटाओगे और उस रास्ते से जाओगे। तो उस समय के भी लोग ये जानते थे जिसके पास पावर होता है उससे नहीं उलझना चाहिए। तो यहाँ पर आपने जितने भी इमेज देखे वो सब में पावरफुल जानवरों का अंकन है, गाय का अंकन कहीं नहीं है। बैल का अंकन भर भर के किया गया, जैसे ये, समझ में आया? कहीं भी सांप का किया गया है। और वृक्षों में भी कौन सा वृक्ष का किया गया है, पीपल का, जिसका आज भी महत्व बना हुआ है। मतलब उस समय भी लोग जानते थे कि पीपल का वृक्ष जो है इंपॉर्टेंस रखता है, ऑक्सीजन हर टाइम देता है वो। यहां तक समझ में है? तो व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था, सेलखड़ी और टेराकोटा से बना होता था। बाकी हमने बहुत सारे प्रकार के मोहर पढ़े हैं, बेलनाकार मोहर पढ़ा है, पशुपतिनाथ की मोहर पढ़ी है, कुबड़ वाला बैल, स्वास्तिक मोहर, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। अगला देखिएगा क्या है, मापन। तो माप तौल के तकनीक से परिचित थे कि नहीं? तो माप तौल से परिचित थे। कहां से मिला है साक्ष्य? साक्ष्य कहां से मिलता है? लोथल से। क्या क्या मिला था लोथल से?
तराजू, और क्या मिला था, हाथी दांत। मापन तो आता था इनको, यही वाला था। एक और दिखाया था मैं आपको, वो भी है, ये भी सर्वे कल डिपार्टमेंट का ही फोटो है। फिर भार, भार याद रखिएगा 16 के आवर्तकों में था। मतलब कैसे कि 16, 32, 64, 128 इस क्रम में भार थे। सपोज करो कि ये ग्राम में है, जैसे आज हम लोग क्या बोलते हैं, आधा पाव बोलते हैं 125, फिर एक पाव बोलते हैं क्या 250, फिर दो पाव या तो आधा किलो बोलते हैं 500, तो वैसा वो हम वैसा जानते हैं। अगर तोले के हिसाब से भी देखें तो 10 ग्राम एक रत्ती, रत्ती मतलब क्या होता है, 1 ग्राम को बोलते हैं ना, ध्यान नहीं आ रहा है, तो एक तोला किसको बोलते हैं हम, 10 ग्राम को। हमारा कैलकुलेशन क्या है, 10-10 के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। जैसे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये होता है क्या, 10 के गुणा में आ गए हैं। पहले ये जो मल्टीप्लीकेशन होता था वो किस में होता था, 16 के में होता था। तो कहीं ना कहीं ये 16 का प्रभाव क्या था, बाद में भी बना रहा होगा। तभी तो किसी किसी न किसी चीज के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, 16 आना सच। तो 16 आना का मतलब क्या होता है, किसी रुपए के बराबर में होता है। 16 आना कितने रुपए को बोलते थे, सब पता है आपको, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा अभी। 1 रुपए को बोलते हैं, 25 पैसे को बोलते थे 4 आना, 50 पैसे को बोलते थे 8 आना। देखे हैं ना चलते हुए कि नहीं देखे हैं, कि मैं उस जमाने से हूं कि मैंने उसको चलाया हुआ है। 8 आना बोलते थे, अब भाई 8 आना मिलकर क्या बनेगा, 16 आना, 1 रुपए। तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं चलता था। ईंटों का माप याद रखिएगा क्या सीक्वेंस में होता था, 4:2:1 में, और कुछ याद नहीं करना है। मतलब क्या है, लंबाई 4 में होता था, चौड़ाई जो है वो क्या होता था 2 में, और मोटाई क्या होता था 1 में होता था। इस प्रकार इमेज इतना डल है फिर भी नहीं दिख रहा, हो गई। तो माप तौल से परिचित थे, लोथल से इसके साक्ष्य मिलते हैं। जो इनका भार होता था वो 16 के अनुपात भी बोल सकते हो या तो आवर्तक भी बोल सकते हो, इसमें होते थे। और जो ईंटों का माप होता था वो 4:2:1 में था, ये हो सकता है बने। अब देखिएगा धातु कला, तो धातु कला को तो इनको परफेक्ट ज्ञान था, तांबा, टीन, सोना, चांदी सब ये यूज करते थे। इसके अलावा इनके पास कांस्य की मूर्ति भी मिली है। कांस्य की मूर्ति आपको याद होगी कहां से मिली थी, मोहनजोदाड़ो से। नर्तकी की मूर्ति, तो ये कहां से, मोहनजोदाड़ो से। नर्तकी की मूर्ति कहां से, मोहनजोदाड़ो से। और ये सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल है इनके धातु कला का, आज भी इनके धातु कला का सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल किसको माना जाता है, तो नर्तकी की मूर्ति को। चांदी की वस्तुएं तो बहुत मिली है, तो आपको याद होगा 2 मुकुट मिला था यहां से, कहां से मिला था 2 मुकुट, चांदी के वस्तुएं तो मिली है, 2 मुकुट मिला है। हरियाणा के एक जगह है भेड़ाना, वहां से, वो सबसे पुराना जगह, कुणाल, कुणाल नामक जगह से क्या मिला है, 2 मुकुट मिला था। मतलब 100% इनको चांदी का ज्ञान था, सोने का भी था। ये कुत्ता और पक्षी कहां मिलेगा, लोथल, कहां मिला, लोथल। सांड की मूर्ति मिली कालीबंगा से, कालीबंगा, और मानव मूर्ति हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जुड़वा राजधानी से, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से ये मिला है। हो गया यहां तक। तो नर्तकी सबसे ज्यादा जो पूछा जा सकता है, एक तो काशी की प्रतिमा है, दूसरा ये है कि ये वाला, दो जो है जो आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। काशी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी।
दूसरा जो है सांड की प्रतिमा कहाँ से मिली थी, वो एकदम प्रॉपर सांड के शेप में है। कल अगर होगा तो लिख दिखाएंगे। अब यहां से देखिएगा, मेजर मेजर सेक्शन आप कवर कर चुके हैं, मतलब जो छोटे छोटे चीज थे जो परेशान कर सकते थे वो आपने कवर कर लिया है। अब क्या बाकी है आपका, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और पतन। तो किसी भी समय के आप अगर सामाजिक या आर्थिक स्थिति को पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना है देखिएगा। कभी भी अब अगर आगे, क्योंकि इतिहास में आगे हम लोग जितना भी आगे बढ़ेंगे उसमें आपको क्या क्या देखना है देखिएगा। किसी भी समय के आर्थिक स्थिति का आधार क्या था, सबसे पहले क्या है आधार, किस पे डिपेंड था, तो पता चलेगा तीन चीजों पे डिपेंड होता है ज्यादातर, एक तो कृषि, दूसरा व्यापार और पशुपालन। पशुपालन, हालांकि अभी अगर मैं बात करूं यहां पर पहले पोजीशन में क्या था, व्यापार, सेकंड में क्या था, थर्ड में चले गया था क्या, पशुपालन, थर्ड में चले गया था पशुपालन। क्योंकि कृषि मेन पर्पस, मेन काम कब था, नवपाषाण काल में, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को इतना स्टैब्लिश कर लिया कि कृषि उपज का आप क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, कीमती पत्थर और धातुओं का व्यापार करने लगे। तो पहले पोजीशन में क्या आ गया था, व्यापार, दूसरे में क्या हो गया था, कृषि, और थर्ड पोजीशन में आ गया है पशुपालन। जैसे कि आज भी पशुपालन बाद में ही होता है। फिर उसके बाद यहां पर कोई टैक्स सिस्टम था क्या, कर प्रणाली, तो अब हमको पता चलेगा यहां तो कोई भी टैक्स सिस्टम था ही नहीं, अगर होगा भी तो हमको कोई रिटर्न में तो मिला नहीं जिसको हम पढ़े। फिर यहां देखेंगे कि कोई मुद्रा प्रणाली प्रचलित थी क्या, तो यहां पर मुद्रा तो नहीं थी, मुद्रा प्रणाली, ठीक है, नहीं, यहां पर क्या चलता था, वस्तु विनिमय चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था, अदला बदली चलता था, तो ये तो था नहीं, क्या होता था, यहां पर वस्तु विनिमय होता था। तो ये चीजें देखनी है, समझ में। अब अगर बात करो तो कृषि के बारे में आपको क्या क्या पता है, सिंधु सभ्यता में हमने अभी तक जितना भी जाना है, तो यहां पर मुख्य अनाज जो होता था जौ और गेहूं, सरसों, ये हो सकता था, बाजरा वाजरा हो सकता था। चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, कहां से, लोथल और रंगपुर से, लोथल और रंगपुर से। तो यहां पर कृषि का ज्ञान था कि नहीं लोगों को, प्रॉपर था, द्विफसली कृषि, हल के आकृति के खिलौने और क्या जुते हुए खेत, ये पूरा प्रॉपर इनको बताते हैं कि इनको कृषि का ज्ञान तो बहुत अच्छा था, तभी तो एक एक समय पे दो फसल लगा सकते थे, द्विफसली कृषि करते थे। तो आप पहले पॉइंट में याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था क्या है, समृद्ध कृषि, आंतरिक और बाह्य व्यापार के संतुलन पर आधारित थी, और मुख्य रूप से कितने तत्व होते थे, तीन, लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप कृषि में आपको याद होगा क्या क्या पढ़े थे, द्विफसली कृषि, कृषि करते थे, हल का प्रयोग करते थे, क्या करते थे, हल का प्रयोग, प्रमुख अनाज जौ, गेहूं, सरसों, इसके पूरे प्रॉपर साक्ष्य मिलते हैं। बस चावल का क्या याद रखना है, चावल, चावल के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, लोथल और रंगपुर से, लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। गन्ने की खेती चालू नहीं थी, गन्ना तो बाहर से आया भारत में, गन्ने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, गन्ने की जानकारी नहीं थी, तो ये मिठास के लिए किसका प्रयोग करते रहे होंगे, शहद, यही कौन, मिस्र के लोग भी उसको यूज करते थे, मिस्र के ताबूतों में तो आज भी भरे हुए मिलते हैं शहद, जो कभी खराब नहीं होता ये माना जाता है, अगर ओरिजिनल वाला रहे तो, हाँ, आजकल वाला नहीं, समझ में है। तो यहां गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले हैं, किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले, तो ये मिठास के लिए क्या यूज करते रहेंगे, शहद। तो पहला चीज समझ में, ऐसा कुछ नहीं जो हमने नहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ है क्या जिसको हमने नहीं पढ़ा है, सब पढ़ा हुआ है ना। एक पॉइंट लिखिएगा, कौन सा है, पशुपालन, तो पशुओं का पालन करते थे, जैसे भैंस के बारे में जानकारी थी कि नहीं, गाय, क्या गाय मतलब गाय पालतू रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, गाय के साक्ष्य मिले कि नहीं मिले। अच्छा बताओ, दो चीज है, गाय, एक में लिखा हूं एक तरफ क्या, परिचित,
और एक तरफ है साक्ष। बताओ गाय से परिचित थे या नहीं थे? यस और नो। साक्ष्य मिले, यस और नो, बताओ। ये लोग गाय से परिचित रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? नहीं होंगे। अच्छा, साक्ष्य मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले, तो परिचित भी नहीं होंगे। क्या सोचते हैं, क्या लगता है? अगर ये लोग बैल को जानते होंगे तो गाय को तो जानते ही होंगे, बल्कि उसका साक्ष्य नहीं मिला है कहीं पर, उसका अंकन कहीं नहीं हुआ है। तो गाय को जानते थे लेकिन उनका मतलब परिचित थे लेकिन उसका साक्ष्य नहीं मिला है। तो याद रखें, अगर बैल है तो गाय तो हो गई। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन डिपेंड करता है कि क्या पूछा है। अगर बोला है परिचित थे कि नहीं थे, तो थे, लेकिन उसका क्या नहीं हुआ है? साक्ष्य नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? साक्ष्य नहीं मिला है। तो याद रखना, जो भी उस समय जो पशु जो दूध दे सके, ज्यादा मात्रा में मीट प्रोडक्ट दे सके, जैसे बकरी, तो बकरी के साक्ष्य मिले थे बलि देने वाले प्रथा में। फिर भैंस हो गया, भेड़ के भी साक्ष्य मिले हैं, तो इन सब का पालन करते थे। गाय से परिचित थे, से परिचित थे, किंतु साक्ष्य नहीं मिले। किंतु क्या नहीं मिले? साक्ष्य नहीं मिले। और एक चीज याद रखिएगा, शेर का कोई नॉलेज नहीं था इनको, शेर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे अभी देखे ना, सांड की प्रतिमा मिली थी तांबे की, तो जब सांड है तो गाय तो होगा ना, तो जानते थे, परिचित रहे होंगे, लेकिन कोई भी उसकी क्या नहीं मिली है? साक्ष्य नहीं मिले हैं कि हाँ, कि इनका कहीं पर अंकन है। बाघ से परिचित है कि नहीं? कहां मिला है बाघ का चित्र? पशुपतिनाथ की मोहर में मिली हुई थी। गेंडे से परिचित थे, हाथी तो देखे ही हर एक जानवर को मिल रहा है। शेर से परिचित नहीं थे, ये याद रखिएगा। यहां तक समझ में आया? कल इसके आगे कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक पर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कल इस टॉपिक पर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो जितने एमसीक्यू मान लो पीएससी ने पूछे हों, सारा बना के देखेंगे कौन कौन सा अपने से बन पाता है, ठीक है?